हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है पुखराज पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं क्लास 11 का दूसरा टॉपिक लेखांकन की सैद्धांतिक आधार, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होते हैं लेखांकन के सिद्धांत, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। यदि हम लेखांकन के सिद्धांतों का लेखांकन करते समय प्रयोग न करें या उनकी अवहेलना करें तो हमारे लेखांकन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के इस टॉपिक में आपके इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए ही उपयोगी नहीं होगा, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा जो आरपीएससी अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जेबीवीएनएल अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ताकि इन सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। आइए विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं लेखांकन के सिद्धांतों के बारे में। इन सिद्धांतों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका लेखांकन करते समय प्रयोग न किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन सिद्धांतों के परिचय के बारे में। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। जिस प्रकार हमारी भाषा हमारे विचारों को अभिव्यक्त करती है, उसी प्रकार लेखांकन विवरण तथा प्रतिवेदन व्यवसाय की स्थिति का चित्रण करते हैं। अर्थात लेखांकन एक प्रकार से व्यवसाय की भाषा होती है जिसके आधार पर हम एक व्यवसाय के विचारों को समझ पाते हैं और उन्हीं विचारों के आधार पर हम एक प्रभावी निर्णय भी ले पाते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर उपयोगकर्ता एक प्रभावी निर्णय लेते हैं। अतः लेखांकन द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सूचनाओं में एक रूपता होनी चाहिए ताकि संबंधित पक्ष उस पर विश्वास कर सके। और इन सूचनाओं में भी, अर्थात जो भी लेखांकन के द्वारा सूचना प्राप्त होती है, इन सूचनाओं में भी एक रूपता होनी चाहिए। यदि इनमें समय समय पर बदलाव होता रहता है तो इन उपयोगकर्ताओं में इनके प्रति विश्वास कम हो जाता है। और ये तभी संभव है जब लेखांकन में कोई सिद्धांत हो। अर्थात लेखांकन में एक रूपता तभी संभव हो पाती है जब इनके लिए एक निश्चित सिद्धांत हो, निश्चित नियम हो, तभी यहाँ पर लेखांकन एक रूप रह पाते हैं। लेखांकन सिद्धांतों से तात्पर्य व्यवसाय की वित्तीय प्रकृति के लेन देनों को अभिलेखन प्रस्तुतिकरण में अपनाए गए नियम व दिशा निर्देश है जो इनमें एक रूपता और तुलनीयता प्रदान कर सके। अर्थात लेखांकन सिद्धांत से आशय हुआ लेखांकन करते समय अपनाए जाने वाले नियम और दिशा निर्देश, जिनके आधार पर हम व्यवसाय के लेखों को एक रूप रख सकते हैं, उनमें एक रूपता लाई जा सकती है। साथ ही इन्हीं लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर हम व्यवसाय के लेखों में तुलना भी कर सकते हैं, हम व्यवसाय में भी तुलना कर सकते हैं। इन सिद्धांतों का विकास पूर्व अनुभवों, प्रयासों, प्रयोगों या परंपराओं द्वारा हुआ, जिन्हें आज लेखांकन सिद्धांतों का रूप दिया गया है। अर्थात लेखांकन के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी नियम हैं, इन सब की उत्पत्ति पूर्व में अनुभवों और प्रयोगों के द्वारा प्राप्त हुई है। इनकी उत्पत्ति प्रयोगों तथा अनुभवों से हुई है, जिन्हें आज हमने लेखांकन के सिद्धांतों का नाम दिया है। व्यवहारिक तौर पर लेखांकन के माननीय नियम और दिशा निर्देशों की व्याख्या कोई लेखक सिद्धांत के रूप में करता है, तो कोई संकल्पना के रूप में, तो कोई परिपाटी के रूप में, तो कोई अभिधारणा के रूप में। इस कारण विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। अर्थात लेखांकन के जितने भी सिद्धांत बने हैं तो कई लेखकों ने अलग अलग नामों से उनको पुकारा है, अलग अलग नामों से उनको व्याख्या की है। कुछ ने तो उन्हें सिद्धांत ही बताया, कुछ ने उन्हें संकल्पना बताई, कई ने परिपाटी का नाम दिया, तो कई ने अभिधारणा इनका नाम दिया है। और इन्हीं की वजह से लेखांकन के सिद्धांतों को पढ़ने में छात्र भ्रमित भी हो जाते हैं कि आखिर एक निश्चित सिद्धांत कौन से हैं। अतः इन सभी शब्दों के स्थान पर आज हम इनकी व्याख्या लेखांकन संकल्पनाओं के रूप में करेंगे। लेखांकन संकल्पनाएं। सबसे पहली आती है लेखांकन की संकल्पना, सबसे महत्वपूर्ण पृथक अस्तित्व संकल्पना। इस संकल्पना में व्यवसाय तथा स्वामी का अस्तित्व अलग अलग अर्थात पृथक पृथक माना जाता है। व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में विनियोजित राशि से लेनदार माना जाता है
और इसी कारण पूंजी को दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अर्थात व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी दोनों का अस्तित्व अलग अलग माना जाता है। व्यवसाय का स्वामी व्यापार में पूंजी लगाता है और वही पूंजी व्यवसाय के लिए दायित्व होती है। इसी आधार पर हम पूंजी को दायित्व पक्ष में दर्शाते हैं, क्योंकि जितना भी व्यवहार होता है, जो भी लेखे होते हैं, वो सारे के सारे एक व्यवसाय के नाम से होते हैं। चाहे बैंक में अकाउंट की बात हो, चाहे कोई लेन देन की बात हो, चाहे पेमेंट की बात हो, चाहे रिसिप्ट की बात हो, ये सारे व्यवहार व्यापार के नाम से होते हैं, न कि व्यवसाय के स्वामी के नाम से। इसीलिए व्यवसाय के स्वामी और व्यवसाय को अलग अलग माना जाता है और उसी आधार पर इसका लेखा भी किया जाता है। दूसरी आती है मुद्रा मापन संकल्पना। इस संकल्पना में व्यवसाय में लेखांकन केवल उन्हीं लेन देनों या घटनाओं का होगा जिनका मूल्यांकन मुद्रा में किया जा सकता है। हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा की थी कि व्यापार में लेखा केवल उन्हीं व्यवहारों या घटनाओं या लेन देनों का किया जाता है जिन्हें हम मुद्रा में माप सकते हैं, जिन्हें भारतीय मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। जिन घटनाओं या जिन लेन देनों को हम मुद्रा में माप नहीं सकते हैं तो उनका लेखा भी नहीं किया जा सकता। तीसरी अवधारणा है या संकल्पना निरंतरता की संकल्पना। इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन इस आधार पर किया जाता है कि व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहेगा, जब तक कि कोई ऐसा कारण उपस्थित न हो जो कि विपरीत स्थिति प्रकट करे। इसी संकल्पना के आधार पर हम दीर्घकाल में उपयोग करने के लिए स्थायी संपत्तियों का क्रय करते हैं। इसी संकल्पना के आधार पर हम संपत्तियों को स्थायी तथा चालू में वर्गीकृत करते हैं व मूल्यह्रास का भी लेखा करते हैं। हम जब भी लेखा करते हैं तो इस आधार पर किया जाता है कि हमारा व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, और इसी आधार पर हम स्थायी संपत्तियों का क्रय भी करते हैं। यदि हमारा व्यवसाय निरंतर नहीं चलता है तो हम स्थायी संपत्तियों का क्रय न करके उन्हें किराए पर लेना सही समझेंगे और उन्हें किराए पर लिया जाता है। जब हम व्यापार को निरंतर चलाते हैं तो लेखा भी उसी आधार पर किया जाता है और उसी आधार पर हमारी जितनी भी संपत्तियां हैं उन्हें स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति में व्यक्त किया जाता है। अगला आता है लेखांकन अवधि संकल्पना। यह लेखांकन अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की होती है। इसे व्यवसाय का लेखा वर्ष या वित्तीय वर्ष कहा जाता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। एक व्यवसाय में जो वित्तीय वर्ष होता है वह सामान्यतः 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, जिसे हम लेखांकन अवधि भी कहते हैं। यह सामान्यतः 1 वर्ष का होता है और इसी 31 मार्च को व्यवसाय के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। अगली आती है लागत संकल्पना। इसके अंतर्गत चल तथा अचल संपत्ति का लेखा उनके लागत मूल्य पर किया जाता है, जिसमें उनकी प्राप्ति का मूल्य, परिवहन व्यय, स्थापना आदि को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात जब भी व्यवसाय में चाहे स्थायी संपत्ति या फिर किसी चालू संपत्ति को क्रय किया जाता है तो उनका लेखा उनके लागत मूल्य पर होता है। लागत मूल्य से आशय है संपत्ति का क्रय मूल्य या किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, उसे व्यावसायिक स्थल तक लाने का खर्चा, उसे स्थापित करने का खर्चा, ये सारे खर्चे उस संपत्ति में शामिल होते हैं, जो कि कहलाती है उस संपत्ति की लागत। अगला आता है द्विपक्षीय संकल्पना। इसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन का 2 खातों पर प्रभाव पड़ता है। एक खाते को नाम पक्ष तो दूसरे खाते को जमा पक्ष प्रभावित करता है। यही द्विपक्षीय लेखा पद्धति का आधार है। हम जब भी कोई व्यवहार करते हैं, जब भी कोई लेन देन करते हैं, तो उसके लिए न्यूनतम 2 पक्षकार होने आवश्यक होते हैं और इन्हीं 2 पक्षकारों के आधार पर व्यवहार 2 पक्षों को प्रभावित करते हैं, जिनमें एक पक्ष डेबिट होता है तो दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। अर्थात जितने भी लेन देन होते हैं उनमें कम से कम 2 पक्ष प्रभावित होते हैं और उसी आधार पर दोहरी लेखा पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इसी आधार पर 2 खातों को बनाया जाता है और यही हमारी दोहरी लेखा प्रणाली का आधार भी है। अगला है आगम मान्यता संकल्पना। इसके अंतर्गत किसी भी आगम को पुस्तकों में तब तक नहीं लिखना चाहिए जब तक वह वास्तविक रूप से प्राप्त न हो जाए। यहाँ रोकड़ विक्रय में कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन दूसरे लोगों से उपयोग के बदले में हुई प्राप्तियां जैसे ब्याज, कमीशन, लाभांश आदि को आगम तभी माना जाता है जब उसकी प्राप्ति पर व्यवसाय का विधि सम्मत अधिकार हो जाता है। अर्थात आगम मान्यता संकल्पना ये कहती है कि हम किसी भी व्यवहार का लेखा पुस्तकों में
तभी करना चाहिए जब हम उसे वास्तविक रूप से प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि हम उसे रोकड़ में वास्तव में प्राप्त कर लें। वास्तविक रूप से प्राप्त करने का आशय है कि हमारा उसके ऊपर एक अधिकार बन जाए। यदि हमारा उसके ऊपर अधिकार बन जाता है तो हम उसका लेखा कर लेते हैं। यहाँ पर रोकड़ी व्यवहार होता है जैसे नकद विक्रय, तो ऐसी स्थिति में कोई समस्या नहीं होती है, सीधा हमने माल का विक्रय किया और उसका लेखा कर लेते हैं। लेकिन उधार की दशा में जब हम व्यवहार करते हैं, जैसे हमें सामने वाले पक्षकार से राशि प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है तो हम ऐसी स्थिति में उनका लेखा कर लेते हैं। इसे आगम मान्यता संकल्पना कहते हैं। और इसीलिए उधार बिक्री को विक्रय की तिथि से ही आगम मान लिया जाता है, न कि रोकड़ मिलने की तिथि को। क्योंकि हमने जैसे माल बेचते ही हमें उस पक्षकार से नकद राशि प्राप्त करने का एक अधिकार मिल जाता है, चाहे वह जब भी दें, और इसी आधार पर हम उसका लेखा भी कर लेते हैं। हम यहाँ पर इस चीज़ का लेखा समय का इंतज़ार नहीं करते हैं कि वह जब नकद राशि देगा तभी हम उसका लेखा करेंगे। हमने जैसे ही उसे माल बेच दिया, बेचते ही हम उसे अपनी पुस्तकों में लेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें उससे रकम प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। अगला आता है आगम व्यय मिलान संकल्पना। इसके अंतर्गत अवधि विशेष में अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्ययों से किया जाता है। अर्थात हम जिस वर्ष में जो भी लाभ या हानि की गणना करना चाहते हैं तो उसके लिए यह आवश्यक होता है कि जिस वर्ष में हम जो लाभ की गणना करना चाहते हैं तो उसके लिए उस वर्ष के आयों में से हमें उस वर्ष के खर्चों को घटाना चाहिए, तो ही हमें उस वर्ष का लाभ प्राप्त हो पाता है। और यही आगम व्यय मिलान संकल्पना है। लाभ हानि खाते में वर्ष विशेष के आगम को लिखा जाता है, अर्थात एक वर्ष के आगम को लिखा जाता है, चाहे उनके बदले रोकड़ मिली भी है चाहे नहीं मिली है। तथा वर्ष विशेष के व्ययों का भी लेखा किया जाता है, चाहे हमने उसके बदले में भुगतान कर भी दिया हो या नहीं भी किया हो। और इससे वर्ष विशेष के लाभ या हानि की गणना हो जाती है। हमने जो भी लाभ आगम प्राप्त कर ली है चाहे नहीं भी की है, हमें उसके संबंध में अधिकार प्राप्त हो चुका है, वह हमें भविष्य में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसका जब प्राप्त होता है उस समय लेखा करते हैं तो उससे हमारा सही लाभ की गणना नहीं हो पाती है। इसलिए हमें एक लेखांकन अवधि के दौरान जो भी हमारी आगम होती है उनका लेखा कर लेना चाहिए। इसी को हम आगम व्यय मिलान संकल्पना कहते हैं। इसी के आधार पर हम एक चालू वर्ष में सही लाभ या सही हानि की गणना कर पाते हैं। अगला आता है उपार्जन संकल्पना। इस संकल्पना के अंतर्गत लेखांकन के मौद्रिक प्रभाव का लेखा खातों में उसके उपार्जन के समय के अनुसार किया जाना है, न कि उसके बदले में वास्तविक मौद्रिक विनिमय के समय। अर्थात हम कोई भी व्यवहार करते हैं तो उनका लेखा जैसे ही हमने उपार्जन कर लिया, अर्थात हमने पैसे कमा लिए, उस समय उसका लेखा कर लेना चाहिए। उनका लेखा उस समय नहीं करना चाहिए जब हमें उससे रकम प्राप्त होती है, अर्थात हमें उससे मुद्रा प्राप्त होती है। इस संकल्पना के आधार पर हमें लेखा उस समय कर लेना चाहिए जब हमने कोई रकम कमा ली है या अर्जित कर ली है। अगला आता है पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना। इसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का पूर्ण रूपेण प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि इन सूचनाओं के आधार पर ही उपयोगकर्ता अपने प्रभावी निर्णय लेते हैं। अर्थात एक लेखांकन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लेखांकन करते समय सारी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्शाएं, क्योंकि इन्हीं सूचनाओं के आधार पर हमारे उपयोगकर्ता प्रभावी निर्णय लेते हैं। अगला आता है समानुरूपता की संकल्पना। इसके अंतर्गत व्यवसाय को विभिन्न वर्षों में समान लेखा नीतियों और सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। अर्थात एक व्यवसाय को हर वर्ष समान प्रकार की लेखांकन नीति का पालन करना चाहिए। उसे हर वर्ष या कुछ समय पश्चात अपने लेखांकन की नीतियों में लेखांकन करने के तरीके में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ताकि व्यवसाय की तुलना करने व उपयोगकर्ताओं को उनके निर्णय लेने में आसानी रहे। इस संकल्पना से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन करना वर्जित हो ऐसा नहीं है, किंतु परिवर्तन की संपूर्ण सूचना विवरणों में उपलब्ध होनी चाहिए तथा इसके कारण पड़ने वाले प्रभावों का भी उल्लेख होना चाहिए। अर्थात हम लेखांकन में परिवर्तन करें ये वर्जित नहीं है। हम अपने लेखांकन में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो भी परिवर्तन किया जा रहा है उनका पूर्ण रूप से
स्पष्टीकरण कर देना चाहिए ताकि उनके उपयोगकर्ताओं को इसकी जानकारी रहे और वे अपने निर्णय लेने में सक्षम हो सके। अगला आता है रूढ़िवादिता की संकल्पना। इसके अंतर्गत व्यवसाय की आय का ब्यौरा बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए कि व्यवसाय का लाभ अनावश्यक रूप से बढ़ा हुआ न दिखे। अर्थात हमें लेखांकन करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा लाभ जो है वो अनावश्यक रूप से बढ़ा हुआ न हो, अर्थात ऐसा लाभ न हो जो कि हमने कमाया भी नहीं है। इस संकल्पना के अनुसार हम भविष्य के व्ययों का लेखा कर सकते हैं, लेकिन भविष्य की आय का लेखा नहीं करना चाहिए। अर्थात इस संकल्पना से हमें लेखांकन करते समय भविष्य के लिए जो व्यय करने हैं, अर्थात जो प्रावधान करने हैं, उनका लेखा कर लेना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारे लाभों में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन भविष्य में कोई भी आय होगी उसका लेखा हमें पहले से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यदि उनका लेखा पहले कर देते हैं तो हमारे लाभ अनावश्यक रूप से बढ़ जाते हैं। लेकिन वो आय हमें प्राप्त नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में हम अधिक आयकर चुका देते हैं, जो कि व्यापार के लिए गलत होता है। इसलिए हमें भविष्य के व्ययों का लेखा तो कर लेना चाहिए, लेकिन भविष्य की आय का लेखा कभी नहीं करना चाहिए। अगला आता है सारता की संकल्पना। इसके अंतर्गत लेखांकन में महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे तथ्य जो आय के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं हैं उनको छोड़ देना चाहिए। यह महत्वपूर्ण तथ्य व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अर्थात लेखांकन करते समय हमें उन छोटी छोटी बातों को छोड़ देना चाहिए, उनका लेखा नहीं करना चाहिए जो कि व्यापार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये बातें व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यदि कोई व्यापार छोटा है तो उनके लिए हर छोटी से छोटी बात भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यदि व्यापार बड़ा है तो ऐसी स्थिति में कुछ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो कि व्यापार को प्रभावित नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में हमें उनका लेखा नहीं करना चाहिए। अगला आता है वस्तुनिष्ठता की संकल्पना। इसके अंतर्गत लेखा वस्तुनिष्ठ प्रकार से करने की अपेक्षा की जाती है। लेखांकन किसी प्रभावशाली व्यक्ति या लेखाकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात लेखांकन करते समय लेखे वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। अर्थात लेखांकन में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति, चाहे वह स्वामी हो चाहे प्रबंधक हो, उनकी व्यक्तिगत सोच शामिल नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी लेखाकार का कोई व्यक्तिगत निर्णय उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जैसा व्यवहार व्यवसाय में वास्तव में हुआ है उसी आधार पर लेखा भी करना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत सोच को शामिल नहीं करना चाहिए। और यह तभी संभव है जब लेन देनों को उनके स्रोत प्रलेख या प्रमाणक द्वारा सत्यापित किया जा सके। हम अपने व्यक्तिगत निर्णयों को लेखांकन में शामिल नहीं कर सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब हर लेन देन को लिखने के लिए हमारे पास में स्रोत प्रलेख या प्रमाणक होते हैं। हमने प्रमाणक के बारे में पहले ही चर्चा की है। प्रमाणक किसी भी लेन देन या किसी व्यवहार की सत्यता को प्रमाणित करता है, उसे हम प्रमाणक कहते हैं। जैसे कि बिल या बीजक या चेक या जमा की रसीद, ये सारे प्रपत्र या स्रोत प्रलेख हमारे लेन देन की सत्यता को प्रमाणित करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।